हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से फीचर्स थे हमने पढ़ा था? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन। ये सारे ऐसे इसेंशियल फीचर्स हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। हमने ये देखा था कि इन सभी कैरेक्टर्स के जरिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे उसके आगे का टॉपिक, दैट इज सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक क्या होता है, कैसे सिस्टमैटिक के बेस पे हम आगे ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरी में, उनके क्लासिफिकेशन में, उनके नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक की डेफिनेशन दी गई है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीशीज एंड ग्रुप्स टू रिकॉग्नाइज, डिस्क्राइब, नेम एंड अरेंज द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। बेसिकली सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी कैटेगरी को, उनके नेम पे, उनके फीचर्स के आधार पे एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में क्या किया जाता है, रखा जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप डिस्कवर करते हैं तो उनकी नेमिंग की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर उनके फीचर्स के आधार पे उन्हें कैटेगरी में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो ये जो तरीका होता है ये बहुत ही तरीके से होता है, ऑर्डर्ड मैनर में होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में इस वर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट हम बात बोलेंगे कि जो सिस्टमैटिक है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक कहलाता है। सिस्टमैटिक जो है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्लासिकल सिस्टमैटिक एंड नियो सिस्टमैटिक, या आप नियो सिस्टमैटिक को कह सकते हैं बायो सिस्टमैटिक। क्लासिकल सिस्टमैटिक एंड नियो सिस्टमैटिक में मेन डिफरेंस क्या है? जो क्लासिकल सिस्टमैटिक है इट इज बेस्ड ओनली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी लक्षण, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, सिर्फ उसके आधार पे किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में रखना क्या कहलाता है, क्लासिकल सिस्टमैटिक। पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे या स्टार्टिंग में जब भी ग्रुप की क्लासिफिकेशन की गई थी तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रख के, उनके बाहरी लक्षण को ही ध्यान में रख के क्या किया जाता था, क्लासिफिकेशन की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एनिमल की डिस्कवरी करते हैं तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि आप आउटर फीचर देखेंगे कि वो दिखने में कैसा है, उसके आधार पे आप क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो ये आता है क्लासिकल सिस्टमैटिक में। अगर मैं नियो सिस्टमैटिक या बायो सिस्टमैटिक की बात करूं तो जनरली बायो सिस्टमैटिक जो है या नियो सिस्टमैटिक जो है ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहलाती है। तो नियो सिस्टमैटिक जो था इट वाज गिवन बाय सर जूलियन हेक्सली। ठीक है, सर जूलियन हेक्सली ने दिया था। फर्स्ट टाइम नियो सिस्टमैटिक इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जनरली नियो सिस्टमैटिक जो होता है इसमें सारी चीजें आती हैं, मॉर्फोलॉजी तो आती ही आती है, इसके अलावा एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, हम अंदर भी देखते हैं, सिर्फ बाहर का ना देख के पोर्शन हम क्या करते हैं, अंदर भी देखते हैं कि अंदर के इनका स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। साइटोलॉजी भी आती है, फिजियोलॉजी भी आती है, बायोकेमिस्ट्री भी आती है, इकोलॉजी भी आती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस टाइप के सेल से बना है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, क्या क्या फंक्शन करता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे इकोलॉजी, इसकी हैबिटेट क्या है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है,
बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, केमिकल्स देखेंगे कि जनरली इसमें कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, एल्कोलॉइड का बना है, न्यूक्लिक एसिड का बना है, प्रोटीन या अमीनो एसिड किस चीज़ का बना है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। न्यू सिस्टमैटिक जो होता है वो बेस करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी, मतलब ये भी देखता है कि इस स्पीशीज की ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई है। इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो सिस्टमैटिक। इट स्टडी वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये वेरिएशन भी देखता है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज की डिस्कवरी होती है तो जनरली उसको एक कैटेगरी में रख के क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि कौन से कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर किससे मैच नहीं कर रहे हैं। अगर जनरली मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स अगर किसी ग्रुप से मिल भी जाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि इनमें कौन कौन सी वेरिएशन, मतलब कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं जो वो स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते, उसमें खुद के अपने दूसरे होते हैं। तो वेरिएशंस के आधार पे कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो दूसरों से डिफरेंट है, इसके आधार पे भी नियो सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हम बात करेंगे जो क्लासिकल सिस्टमैटिक है, इसमें दो टर्म्स जुड़े हुए हैं, एक है फिनेटिक्स और एक है क्लैडिस्टिक। फिनेटिक्स का मतलब क्या होता है, सेम चीज, इट स्टडी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी बाहरी लक्षणों को देखते हुए किसी भी जीव का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, फिनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक जो होता है इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब ये ओरिजिन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ है, अगर हुआ है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर इसके एंसेस्टर्स कौन होंगे, इनके पूर्वज कौन होंगे, कैसे इनका उद्ध विकास हुआ होगा, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, यानी पूरी हिस्ट्री जो होती है वो निकाल ली जाती है, फिर इसकी क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नियो सिस्टमैटिक और बायोसिस्टमैटिक। बायोसिस्टमैटिक जनरली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसपे ये बेस्ड करता है। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन वेरिएशन। बायोसिस्टमैटिक के अंदर आप एक ही टाइम पे ह्यूज नंबर, ह्यूज मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी आप कर सकते हो जो कि वेरिएशंस पे डिपेंड करता है। वेरिएशंस क्या होता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ खास डिफरेंसेस होते होंगे, उन्हीं डिफरेंसेस के आधार पे, उन्हीं अंतर के आधार पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, इट ऑल्सो फोकस ऑन सब स्पीशीज, वेराइटीज और पॉपुलेशन, यानी आप ये कह सकते हो कि नियो सिस्टमैटिक या बायोसिस्टमैटिक केवल एक स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो स्पीशीज की भी स्टडी करवाता है, सब स्पीशीज की भी स्टडी करवाता है, रेसिस की भी स्टडी करवाता है, साथ ही साथ पूरे एक पॉपुलेशन की भी स्टडी करवाता है, ठीक है। यानी हम नियो सिस्टमैटिक के अंदर स्पीशीज से लेके एक पॉपुलेशन तक की स्टडी इजीली कर सकते हैं और वहां पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी आसानी से की जा सकती है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, दे आर नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये किसी एक जगह फिक्स नहीं है, दे आर नॉट अलोन। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी स्पीशीज की हमने स्टडी कर ली और वहाँ पे वो काम खत्म हो गया, अब इससे आगे हम और किसी स्पीशीज की स्टडी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बात हो रही है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पूरा का पूरा विविधता, यानी इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव प्रेजेंट है, आप सभी को ईजिली बायोसिस्टमैटिक के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं, ये किसी एक पॉपुलेशन तक सीमित नहीं रहता है। लास्ट जो पॉइंट है दैट इज इट इज कंसीडर्ड एज डायनामिक एंड एवर चेंजिंग एंटाइटी। डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग एंटाइटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज की जो कैरेक्टर्स होते हैं या कोई भी स्पीशीज जो होता है वो एक जगह फिक्स नहीं रहता, दे आर मूविंग एनिमल्स, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनके कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई एनिमल में ये फीचर प्रेजेंट है तो 10 साल बाद भी वो वैसा ही होगा। हो सकता है टाइम के साथ साथ उसमें भी चेंजेस देखने को मिले, डिफरेंस देखने को मिले, वेरिएशन देखने को मिले। तो ये जो डिफरेंसेस और वेरिएशन होते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को और भी ज्यादा बाद में स्ट्रॉन्ग और सुटेबल बना देते हैं उसके एनवायरनमेंट के लिए। तो इन सभी कैरेक्टर्स को कंसीडर करके नियो सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। अब सिस्टमैटिक से टैक्सोनॉमी कैसे डिफरेंट है हम देख लेते हैं।
टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम लोग हिंदी में जनरली कहते हैं वर्गीकी। नाउ टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट डील्स विद द प्रिंसिपल involved in the classification of organism। यानी टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, वर्गीकी का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे जो भी रूल कंसीडर किए जाते हैं, जिस प्रिंसिपल के बेस पे भी इस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी भी जो है इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, आप कह सकते हो। ये डिपेंड करता है बहुत सारे स्टेजेस में। हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। टैक्सोनॉमी को जनरली डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। फर्स्ट है अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी जो होता है वो बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी बाह्य लक्षण पे। जैसे कि आपने क्लासिकल सिस्टमैटिक में पढ़ा था, इट ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वैसे ही अल्फा टैक्सोनॉमी जो होता है इट इज ऑल्सो ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं बाह्य लक्षणों पर आधारित। ये केवल किस पे डिपेंड करता है? बाह्य लक्षण पे डिपेंड करता है। बीटा टैक्सोनॉमी जो होता है ये डिपेंड करता है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्ब्रियो लेवल हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, फिजिकल लेवल हो गया, ये सारे लेवल जो होते हैं वो आपके बीटा टैक्सोनॉमी में क्या किए जाते हैं? कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी जो होता है इट डील्स करता है ऑल द माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। ये किससे डील करता है? ऑल माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस पे। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी में जितने भी छोटे से छोटे फीचर्स होते हैं वो सेल से लेके उनके बायोकेमिकल एविडेंसेस तक को चेक किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की। तो साइटोटैक्सोनॉमी में जनरली यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स पे, उनके नंबर पे, उनके बिहेवियर पे जो है वो डिपेंड करता है। उनके नंबर की भी स्टडी की जाती है, उनके स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी की जाती है और साथ ही साथ उनके बिहेवियर पे भी स्टडी किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ साइटोटैक्सोनॉमी में बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर या मियोसिस या माइटोसिस के टाइम होने वाले जो भी चेंजेस आते हैं उनको कंसीडर किया जाता है और फिर उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन या उनके बीच में प्रेजेंट रिलेशनशिप को क्या किया जाता है? चेक किया। इसी प्रकार से कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है इट इज बेस्ड ऑन केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये है टैक्सोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक के अंदर मेन पॉइंट कौन कौन से आते हैं जो उनके अंदर हम क्या करते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन फोकस किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से वो पार्ट होते हैं। जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करते हैं तो सबसे पहला जो उसमें पार्ट आता है दैट इज कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप क्या बात करेंगे उसमें?
आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की जाती है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर्स के आधार पे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है और क्या क्या इनमें फीचर्स प्रेजेंट है, और इनके फीचर्स के आधार पे फिर उसकी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में जनरली हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर के स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रॉपर नाम देना चाहिए और किस प्रॉपर क्लास में रखनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो जो सेकेंड हमारा पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद, वो होता है क्लासिफिकेशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लिया जाता है तो उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, सोचा जाता है, जो बेस्ड होता है उसके पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो एक प्रॉपर नाम उसको चूज किया जाता है और फिर उसे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर को हम जनरली हिंदी में कहते हैं नामकरण। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, और आइडेंटिफिकेशन को हम लोग कहते हैं पहचान करना। तो ये टाइप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये मेन पॉइंट्स होते हैं जो हम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखने से पहले ये फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्या फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का? जनरली क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने स्टडी को क्या कर सकें, ईजी बना सकें। अगर मैं कंसीडर करूँ इस पूरे अर्थ की, तो इस पूरे अर्थ पे बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत विविधता पाई जाती है। जनरली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो होते हैं वो इस पृथ्वी पे अब तक खोजे जा चुके हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है अभी भी इन्वेंट होना, डिस्कवर होना बाकी हो। तो बहुत सारे स्पीशीज है, और मिलियंस में जो स्पीशीज प्रेजेंट है उनकी एक ही साथ या एक टाइम पे या हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हमारे स्टडी को क्या बनाता है, ईजी बनाता है। क्लासिफिकेशन की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के आधार पे पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं। पर्टिकुलर ग्रुप में रखने से ये फायदा होता है कि आप इजीली किसी के फॉसिल्स की भी स्टडी की जा सकती है, हमें उनके इवोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, साथ ही साथ उनके एंसेस्टर्स की भी नॉलेज हमें होती है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि उनके एंसेस्टर्स के आधार पे, उनके इवोल्यूशन के आधार पे हमें उन्हें किस कैटेगरी में रखना चाहिए। नेक्स्ट फायदा यही है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें एक साथ बहुत सारे स्पीशीज़ की एट वन टाइम स्टडी करने में क्या करती है, हेल्प करती है। एग्जांपल ले सकते हैं लायन की, लेपर्ड की, टाइगर की। तो इनका जो जीनस होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो जो जीनस सेम होता है इसका मतलब बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं इनके मिलते जुलते आपस में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एट वन टाइम हम किसी भी एक ग्रुप को उठा के उसमें आने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होते हैं ईजिली तरीके से कर सकते हैं। सो ये है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे की जाती है, किस आधार पे की जाती है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।